हेलो गाइस, वेलकम टू GS1। तो आज हम बच्चों करने वाले हैं यूपीएससी इकोनॉमी पीवाईक्यू डिस्कशन फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2025। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट इकोनॉमिक्स के सेलेक्टिव जो टॉपिक्स हैं उनके इसमें क्वेश्चंस हैं। अभी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी, इसके अलावा जो हाउ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज डन बाय द RBI as well as some questions of the external affairs. इट इज़ लाइक के थीम वाइज जो क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारे PYQs को सॉल्व करेंगे और यहाँ कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी PYQ हैं इकोनॉमी के, इसके अलावा अदर जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं उसको भी हम यहाँ पे कवर अप करें। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हम PYQ को देखेंगे, वी विल एनालाइज द ट्रेंड। उसके अलावा उनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या अप्रोच चाहिए, कुछ क्वेश्चंस के अंदर पुरानी जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो भी है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे देखते हैं। दिस वाज आस्क्ड इन द ईयर 2023। ठीक है, द क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन हम यहाँ पे देखें तो ये चीज होती है बच्चों, जस्ट गिव मी ओके। तो स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस कि जब भी यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है अगर वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कैपिटल इनफ्लो बढ़ जाता है। और कैपिटल इनफ्लो बढ़ने की वजह से जो लिक्विडिटी होती है, वो लिक्विडिटी क्या होती है बेटा, मिसमैनेज हो जाती है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से मिसमैनेज हो जाती है। तो यहाँ RBI क्या करता है, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसके अंदर इंटरवीन करता है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जब वो इंटरवीन करता है तो दैट कि हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके अंदर भी लिक्विडिटी को मैनेज करना जरूरी है। तो वहां पे लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए RBI क्या करता है, RBI करता है बच्चों बाय एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, G-Secs को बाय और सेल करता है, मतलब कि जब लिक्विडिटी एक्सेस में होगी, ठीक है, जब लिक्विडिटी क्या होगी, एक्सेस में होगी, तब तो क्या करेगा, तब वो सेल कर देगा। ठीक है, तब वो क्या करेगा, सेल कर देगा, ताकि जो है बॉन्ड आपको दे दिया जाए और उसके बदले जो है वहां से आपसे पैसा ले लिया जाए, तो एक्सेस जो लिक्विडिटी है वो कंट्रोल हो जाती है। फिर इन केस ऑफ व्हेन लिक्विडिटी इज लो, ठीक है, लिक्विडिटी जब कम होती है मार्केट के अंदर, मनी सप्लाई जब कम होती है, तो RBI अपने बॉन्ड्स को क्या करता है, बाय कर लेता है। अपने बॉन्ड्स को क्या करेगा, यहाँ पे बाय कर लेगा। एंड बाय डिफॉल्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड इनटू द ओपन मार्केट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो बाय डिफॉल्ट स्टरलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, नहीं ये नहीं होता, ये NPCI के द्वारा किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, डेप्ट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ RBI, इट इज फंक्शन ऑफ RBI एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे RBI ये फंक्शन करता है, बट यहाँ पे ये सारी चीजों को, इसको स्टरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम काउंट नहीं करते। देन द ऑप्शन D इज रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ NBFCs। ठीक है, तो NBFC वैसे भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, और हाल फिलहाल जो है NBFCs रूल के अंदर यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं, तो दैट बिकम्स दी, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो NBFC पे अलग से एक वीडियो लेकर हम आएंगे आप लोगों के लिए जल्द ही। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाता है, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाउ देन 2022 के अंदर पूछा गया, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि जब हम मनी एंड बैंकिंग पढ़ते हैं तो वहां पे हमें ये ध्यान है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल या कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, जहां पे 2014 से प्रायर कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पे लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं था। बट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पाटिल कमेटी, ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी, यहाँ पे एक फ्रेमवर्क तैयार होता है कॉल्ड दी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत RBI को यहाँ पे लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड टू कीप इन द बैंड ऑफ 4 ± 2%। ठीक है, यानी कि 2% से 6% के बीच में यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग होनी चाहिए। तो ठीक है, ऑल्दो, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क कब का है, 2014 का है। ठीक है, यहाँ पे इसी के तहत क्या है, इसी फ्रेमवर्क के तहत बनती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वर्क्स ऑन दी रेपो रेट एज वेल एज अदर रेट्स एंड अदर मार्केट, ठीक है, अदर क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, जिसके अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन इज आल्सो अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एज इट, इसके अलावा प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ को मैंने प्रमोट करने के लिए भी रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, जैसे पिछले वाला भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको जस्ट पता होना चाहिए चीजों के बारे में। ठीक है, वेल देन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द थिंग अबाउट, अब यहाँ पे देखिए क्या है, बैंकिंग को भी जोड़ दिया है, बैंकिंग प्लस एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग प्लस एक्सटर्नल सेक्टर को यहाँ पे कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया है ऑफ द मल्टीपल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम, द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व को लीड टू कैपिटल फ्लाइट। ठीक है, अब देखो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कब होती है, जब सर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो क्या होगा, सरकार यहाँ पे क्या करेगी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लगाएगी। इट मींस दैट समथिंग वहां पे क्या, यूएस के मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ टर्बुलेंट है। इस टाइम पे जो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड होती है, ठीक है, यूएस की जो बॉन्ड यील्ड होगी ना, ये क्या होगी सर, ये बढ़ेगी। और बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो यहाँ पे यूएस के जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं उनकी जो है कैटेगरी क्या है, AAA+। वहां से क्या होता है, जितना भी पैसा अदर किसी भी कंट्री में लग रहा है सब वहां से फ्लाइट होके कहाँ जाता है सर, यूएस आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व को लीड टू कैपिटल फ्लाइट। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। देन कैपिटल, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी देखो लिंक्ड है, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटर कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब सारे इन्वेस्टर अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, यूएस के पास इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, मतलब वहां पे उनको बेटर इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो फिर उस इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी को मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे, एक्सेस, ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लेनी पड़ेगी, और इससे क्या होगा, जो फर्म्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोनों इंटरलिंक्ड है और दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। Then in the third statement it is asking about devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with, ठीक है, ECBs। तो ऑब्वियस सी बात है सर कि क्या हो रहा है, डिवैल्यूएशन। अब देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेप्रीसिएशन, ठीक है, एक हमारा टॉपिक होता है डेप्रीसिएशन, ठीक है, डेप्रीसिएशन ऑफ अ करेंसी, एक होता है हमारा डेप्रीसिएशन और एक होता है हमारा डिवैल्यूएशन। ठीक है, एक होता है हमारा डेप्रीसिएशन, एक क्या होता है हमारा डिवैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो चलिए जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट के से चलता है। ठीक है, तो ये ग्लोबल मार्केट के साथ चलता है। ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या होता है, ग्लोबल मार्केट के अंदर ओवरऑल क्या रहता है यहाँ पे बच्चों के, वहां के डॉलर की मजबूती के ऊपर रुपया कितना गिर रहा है। ठीक है, डिवैल्यूएशन के अंदर होता है कि हम हमारा रुपया जानबूझकर कितना गिरा रहे हैं। तो अगर हम हमारा रुपए की वैल्यू गिरा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डॉलर मजबूत होगा, रुपया कमजोर होगा, मतलब अब क्या हो जाएगा, जितना पैसा लिया था, ठीक है, उससे हम हमें ज्यादा चुकाना पड़ेगा फॉर दी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। और अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब कि जो उन्होंने पैसा दिया है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी गिर रही है, तो यहाँ पे डिक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे डिक्रीज की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाता है हमारे पास, 1 and 2 ओनली। नाउ वी गो टू द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 2022 के अंदर यहाँ पूछा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बार रुकिए, फिर यहाँ पे एक बार अपन चलते हैं 2022 उस क्वेश्चन पे अपन वापस आएंगे। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ देखो इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, मतलब अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो इसका मतलब क्या है सर, लिक्विडिटी जो है बच्चों हमारी वो बहुत ज्यादा होगी। अगर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो मतलब उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अब कम करेंगे, अगर आरबीआई खरीद रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो मतलब मनी सप्लाई वापस गवर्नमेंट के हाथ, ठीक है, जनता के हाथ में जाएगी और इससे लिक्विडिटी क्या होगी सर, और बढ़ जाएगी। तो सर बाय की जगह अगर यहाँ पे सेल लिखा हुआ होता, ठीक है, तो क्या होता, यही लिक्विडिटी, ठीक है, यहाँ पे जनता से कहां चली जाती, बैंक मतलब कि आरबीआई के पास चली जाती। ठीक है, तो अगर सेल करता है तो यहाँ पैसा आ जाता और जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो जनता के पास चला जाता। ठीक है, क्लियर, ऐसा ही होता। बट अगर यहाँ पे बाय कर रहा है तो अगर बाय करेगा तो यहाँ मार्केट बॉन्ड देगा और यहाँ से पैसा जाएगा, उल्टा हो जाएगा सिस्टम। तो यहाँ पे सेलिंग के टाइम पे क्या होगा, लिक्विडिटी या फिर मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन हाई होती है तो आरबीआई क्या करता है, सेल करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। If the rupee is rapidly depreciating, RBI is like to sell dollar in the market। ठीक है, अगर रुपए की वैल्यू बहुत गिर रही, तो मैंने बताया था देखो डेप्रिशिएट कैसे होता है, ग्लोबल लेवल पे होता है, मतलब कि डॉलर के रेफरेंस में या फिर अदर कोई ग्लोबल करेंसी के रेफरेंस में हम डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं और डिवैल्यूएशन हम इंटरनल करते हैं। क्लियर है, तो यहां बोल रहा है कि इफ द रुपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग आरबीआई इज लाइक टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। ठीक है, तो व्हाई डिड, देखो अब ये सिंपल फॉर्मूला लगता है डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले। तो यहाँ पे एक्चुअल में इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए सर, दोनों बराबर होनी चाहिए।
ठीक है। इक्विलिब्रियम का सेंस क्या बनता है सर, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। बट जब जो फेडरल बैंक है हमारा, फेडरल बैंक जिस टाइम पे डॉलर की सप्लाई थोड़ी कम कर देता है, तो इट मींस दैट कि डॉलर क्या है, अब डिमांड तो उतनी है, डॉलर की डिमांड तो कभी कम नहीं हो सकती, ठीक है। डॉलर की तो हमेशा डिमांड जो है वो क्या बढ़ी रहेगी, हाई ही रहेगी, ठीक है। डॉलर की डिमांड हमेशा बढ़ी रहेगी ड्यू टू व्हाट, पेट्रो डॉलर इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि जितना भी क्रूड ऑयल है हमारा, ठीक है, क्रूड ऑयल खरीदा और बेचा जाता है नॉट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ टुडेज। अभी तो देखो यहाँ पे येन का भी बहुत वैल्यू बढ़ गया है ईरान ड्यू टू द ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, क्रूड ऑयल मोस्टली वाज परचेज इनटू द डॉलर, ठीक है। यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे किसिंजर जो पैक्ट हुआ था, यहाँ पे हेनरी किसिंजर, और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जिस टाइम पे, ठीक है, आई एम नॉट रिकॉग्निंग द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट निक्सन तब थे। तो हेनरी किसिंजर हैज द साइंड विद द गल्फ कंट्रीज एक पैक्ट साइन किया था कि यहाँ पे आप हमको जो आज से जो भी डॉलर बेच, जो भी क्रूड ऑयल बेचोगे वो डॉलर में बेचोगे, और उसके एक्सचेंज में हम आपको मिलिट्री और टेक्टिकल सपोर्ट दे देंगे, ठीक है। तो दैट दैट डिराइव्स दैट कि उस टाइम पे अनलिमिटेड डॉलर जो है यहाँ पे फेडरल मार्केट ने छापना शुरू कर दिया था, ठीक है। बहुत सारे डॉलर छापने शुरू किए क्योंकि पता था क्रूड ऑयल के बिना किसी भी इकोनॉमी का कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कोई भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे क्या हुआ, पता था कि डॉलर की डिमांड तो कभी कम होगी नहीं, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, डॉलर की डिमांड हमेशा सर्ज में हाई रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे डिमांड तो हाई है, बट यहाँ पे सप्लाई जो है फेडरल बैंक ने कम कर दी। अब सप्लाई अगर फेडरल बैंक ने कम कर दी तो क्या होगा सर, डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई सेल करता है डॉलर्स मार्केट में, मतलब कि यहाँ पे क्या करता है, जो डॉलर है इसकी सप्लाई को बढ़ाता है, और अगर सप्लाई बढ़ जाती है डॉलर की तो डिमांड इज इक्विलिब्रियम, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इक्विवेलेंट आ जाती है सप्लाई के। तो इससे क्या होता है कि सर रुपी जो है फर्दर डेप्रिशिएट नहीं होता, ठीक है। तो इससे जो है क्या होता है, बच जाता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है। फिर क्या पूछ रहा है, इफ द इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, ठीक है, ठीक है, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि यूएस और यूरोपियन जो है हमारे पास इंटरेस्ट रेट फॉल हो रही है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट फॉल हो रही है, मतलब वहां एक्सपेंस हो रहा है। तो जो इन्वेस्टर्स है उनको यहाँ पे क्या होगा, वहां पे उनको इंटरेस्ट कम मिल रहा है। अब जो इन्वेस्टर्स को अगर इंटरेस्ट कम मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे यूएस और यूरोपियन यूनियन के अंदर जो इंटरेस्ट मिल रहा था इनको, वो रिड्यूस हो गया है। अब अगर इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया है तो वो क्या ढूंढेंगे सर, इमर्जिंग इकोनॉमी ढूंढेंगे। तो इमर्जिंग इकोनॉमी कौन सी है, ठीक है, इमर्जिंग इकोनॉमी की मैं बात करूं तो वो बन जाती है हमारी इंडिया। अब इंडिया के अंदर अगर एकदम से बहुत सारा पैसा आता है तो वो किसके रूप में आएगा, एफडीआई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में आएगा। तो इससे क्या होगा, जो रुपी है उसके ऊपर जो है बर्डन जो होगा ना वो बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। अब बर्डन बढ़ जाएगा तो फर्दर मतलब जरूरत से ज्यादा एप्रिशिएट होने लग जाएगा ना जब रुपया, तब भी दिक्कत है, ठीक है। एप्रिसिएशन भी, ओवर एप्रिसिएशन इज ऑल्सो बैड फॉर द इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्या करेगा आरबीआई, आरबीआई करेगा कि नहीं नहीं, एक काम करो, डॉलर बाय करो ताकि डॉलर की डिमांड बढ़े, और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपी का जो रैपिड एप्रिसिएशन है वो थोड़ा सा स्टॉक हो जाए, क्योंकि हमें क्या है, रुपी को स्टेबल रखना है, ठीक है। यहाँ पे टारगेट क्या आरबीआई को, रुपी स्टेबल रहे, ना ही तो ज्यादा डेप्रिशिएट करे ना ही ज्यादा एप्रिशिएट करे, एक स्टेबल रेट पे रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है, और ऑप्शन नंबर 2 और 3 इज दी। क्लियर है बच्चों, चलिए फिर नेक्स्ट उसमें देखते हैं अपन, ठीक है। 2021 में पूछा गया द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी दैट इज नेसेसरीली। अब नाउ फोकस ऑन दिस थिंग दैट इज नेसेसरीली, यहां पे नेसेसरी पूछा है तो हमें हर इंपैक्ट को ऐसे देखना होगा जो नेसेसरी है, ठीक है। तो नाउ हम पहली बात तो यहां पे आ जाते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे, इट इंप्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इनटू द फॉरेन मार्केट। अब देखो डिवैल्यूएशन काम कैसे करता है, सपोज दैट कि यहां पे जो है डॉलर की अभी रेट चल रही है, ठीक है, $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज। अभी रेट क्या चल रही है, $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज है, ठीक है। तो यहां तक ये चीज ध्यान रखना एक्सचेंज रेट, और इस कंडीशन के अंदर अपन इनको जो है एप्पल्स बेच रहे हैं, ठीक है, नॉट दी फोन वन, दी रियल फ्रूट वन। और एप्पल अपन यहाँ बेच रहे हैं 45 रुपीज पर केजी के रेट पे। अभी समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है, एप्पल क्या कर रहे हैं अपन, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ देखो, तो मतलब क्या होगा कि सर $1 के अंदर 2 kg एप्पल आ रहा है। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आया, ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई आपको ये वाली, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सिचुएशन में मैं समझाता हूं कि सर यहां पे अगर मैं लिखूं 1 रुपी, अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा सर, 100 पैसे, ठीक है। अगर फिर यहां मैं लिखता हूं 10 रुपी, तो यहां कितना हो जाएगा सर, सीधी बात है, अगर 1 रुपी 100 पैसे है तो 10 रुपी मीन्स 1000 पैसे, ठीक है। और 100 रुपीज मीन्स कितना हो जाएगा बच्चों, सर 10,000 पैसा।
क्लियर है यहाँ तक? ये सिचुएशन भी समझ में आई। अब आरबीआई कह दे, ठीक है, आरबीआई कह दे यहाँ पे कि मैं जो है रुपी को 10 पैसे से डिवैल्यूएट कर रहा हूं, ठीक है, डिवैल्यूएट कर रहा हूं। तो अब क्या होगा, मतलब कि 1 रुपए का मतलब कितना हो जाएगा, 90 पैसे हो जाएगा, ठीक है। तो 10 रुपए का मतलब 900 पैसे, ठीक है। फिर और 100 रुपए का मतलब कितना हो जाएगा सर, 9000 पैसे। यही हुआ सिचुएशन। अब अगर मैं इस पैसे की जगह मैं ऑल दो रुपए लिख दूं तो सर यहां तो मैं लिख देता हूं सर 0.90 रुपीज, ठीक है। यहां लिख दूंगा 10 रुपए का मतलब सर 9 रुपए, और यहां पे 100 रुपए का मतलब कितना लिख दूंगा, 90 रुपए। पहले देखो अब यहाँ एक्सचेंज रेट कितनी थी, तो अब ओवरऑल कितना हो जाएगा डिवेल्यूएशन से, $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज, क्योंकि यहाँ देखो हमने डिवेल्यूएट करके 90 रुपए की वैल्यू कितनी, 100 रुपए की वैल्यू कितनी कर दी है, 90 रुपए कर दिए। क्लियर है? अब समझो, देखो अब क्या होगा, पहले सर $1 खर्च करने पे 45 रुपए किलो की रेट से 2 किलो एप्पल आते थे। अब क्या होगा सर, अब $1 इज इक्वल टू 100 रुपए है, तो इस सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, मोर देन 2 kg एप्पल, ठीक है, मोर देन 2 kg एप्पल वर बी एक्सपोर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स को क्या बन जाएगा, इंप्रूव हो जाएगी कॉम्पिटेटिवनेस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमके क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ लुक्रेटिव ऑफर्स लगाने पड़ेंगे, तो इट इंप्रूव द कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, हाउ इट इज पॉसिबल। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरेन वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है सर, यहाँ पे इंक्रीज की जगह क्या आएगा, इट का मतलब आ जाएगा डिक्रीज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो डायरेक्ट ही कट गया, ठीक है। इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, अब ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या होता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों, ठीक है। ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है, ट्रेड बैलेंस का मतलब हो जाता है बच्चों यहाँ पे एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर कि एक्सपोर्ट हमारे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है, मैंने मान लिया, बट इम्पोर्ट्स विल बिकम कॉस्टली ना। कहाँ पहले 90 रुपए खर्च करने पे हमको $1 जितना सामान मिल रहा था, ठीक है। अब हमें $1 जितना सामान मंगाने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे सर, 100 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। अब 100 रुपीज खर्च करेंगे तो इम्पोर्ट तो वैसे ही कॉस्टली हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा सर, अगर ट्रेड वॉल्यूम की भी बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्ट तो हमारे पास ज़्यादा ही रहेगा। मतलब हो सकता है कि सर ये कहीं ना कहीं ट्रेड बैलेंस को इंप्रूव कर दे, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर ले, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, यहाँ पे ये चीज़ नेसेसरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस वैसे खराब हो सकता है, ठीक है, नॉट नेसेसरी। और यहाँ क्या पूछा, नेसेसरीली पूछा है, तो इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है, इसका आंसर हो जाता है हमारा 1 ओनली। तो मोस्ट ऑफ यू, आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू आप यही करके आओगे कि हाँ सर ट्रेड बैलेंस सुधर सकता है, बट यहाँ पे नेसेसरीली पूछा है, ठीक है। इफ यू वॉच्ड इट थ्रू दैट कि यहाँ पे नेसेसरीली पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है 1 ओनली। तो कई बार आपसे एक वर्ड पे भी यूपीएससी यहाँ पे थोड़ा गेम खेल लेता है। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। चलिए फिर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, ठीक है, कि मतलब ऐसा कौन सी चीज होगी जिसके अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मतलब कि यहाँ पे भी क्या है, नेसेसरी चीज देखनी है अपन को, ठीक है। अब रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, अब रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट क्या होगा, गवर्नमेंट के द्वारा मनी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, बट ये जरूरी थोड़ी ना है कि इससे, ठीक है, मान लिया इन्फ्लेशन इससे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे मोस्ट देखना है। फिर बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, वापस से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बढ़ाओगे तो बोरो करोगे तो ऑलरेडी मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अब गवर्नमेंट यहाँ क्या करेगी, ठीक है, टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स बढ़ाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी ना टैक्स के बढ़ने से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ सर इससे भी इन्फ्लेशन क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस द बजट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, बैंक से किसी और एंटिटी को पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, उस एंटिटी से क्या होगा, कहीं और पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, तो इससे भी कहीं ना कहीं थोड़ी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। बट देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऑलरेडी मनी सप्लाई तो रनिंग पे है, ठीक है, एक साइकिल एक हमारी रनिंग पे है। अगर इस पे मैं एक्स्ट्रा करेंसी जोड़ दूं, न्यू करेंसी इशू कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो क्या होगा सर, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और अगर लिक्विडिटी बढ़ रही है बच्चों, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा
कि सर अगर लिक्विडिटी बढ़ रही है इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं जो एक्सपेंड करेगी इकोनॉमी, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो बेटा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, और बढ़ते प्राइस को क्या कहते हैं अपन, इन्फ्लेशन। तो फॉर श्योर दैट यहां से तो कॉस्ट पुश निकल रहा है, ठीक है, दोनों जगह से ही कॉस्ट पुश निकल रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा बैंक के द्वारा, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट से भी थोड़ा इतना इफेक्ट पड़ेगा, बट द मोस्ट इन्फ्लेशनरी मेजर इन इट्स इफेक्ट इज क्रिएशन ऑफ अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, अब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? ठीक है सर, मनी मल्टीप्लायर की अगर मैं बात करूं तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है 1/CRR। ठीक है, अब बात होती है कि सर मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? बेटा जैसे अगर आपने कहीं पे 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, ठीक है, अब उसकी वैल्यू इकोनॉमी में घूम के 1000 हो जाती है, तो मैं कहूंगा कि सर मनी का मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट कितना है? 10x। मतलब कि कहीं ना कहीं CRR कितना होगा? 10%। क्लियर है? तो इस तरह से जो है मनी एक साइकिल के अंदर मल्टीप्लाई होके बूस्ट हो जाती है। ठीक है, नाउ देखो अब CRR क्या होता है? CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR होता है। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? सर ये एक शेयर ऑफ परसेंटेज होता है। ठीक है, बैंक के पास जो है परसेंटेज होती है किसकी? NDTL। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? डिमांड लाइबिलिटीज की बात करूं मैं, ठीक है, अब लाइबिलिटीज बोल रहा हूं तो लाइबिलिटीज का मतलब क्या होगा? देखो अगर कोई पर्सन ए है और वो किसी बैंक के अंदर पैसा जमा करा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? सर मान लो इसने 10,000 रुपए दिए बैंक को, ठीक है, तो बैंक को इसकी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मान लो अगर 10% इंटरेस्ट दे रहा है तो कितने देगा? ठीक है, अगर 10% इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो कितने देगा? जस्ट अ सेकेंड बच्चों, 11,000 रुपये देगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? तो बैंक को यहाँ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो जो कस्टमर का डिपॉजिट होता है वो क्या होती है? बैंक की लाइबिलिटी होती है। तो जो डिमांड लाइबिलिटीज होती है उसका मतलब जब मैं डिमांड करूं तब उस बैंक को उस पर मुझे इंटरेस्ट प्लस मेरा पेमेंट देना पड़ेगा। तो ऐसे होते हैं मेरे पास करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ठीक है, और जो टाइम लाइबिलिटीज होती है, मतलब जहां पे टाइम बाउंड मैनर अगर फॉलो नहीं होगा तो यहाँ पे बैंक को इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे होता है हमारे पास दो, फिक्स डिपॉजिट एज वेल एज रिकरिंग डिपॉजिट, FD और RD। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है? मनी मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट चलता है, एक जगह से दूसरी जगह क्रेडिट दिया जाता है। तो यहां तक समझ में आता है। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा था? मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इंक्रीज इन द CRR विद द बैंक। ठीक है सर, बिल्कुल, जितना ज्यादा CRR होगा, ठीक है, तो उतना बढ़ेगा। इंक्रीज इन दी SLR विद द बैंक। ठीक है, अगर SLR बढ़ेगा तो SLR का बेटा यहाँ पे इंपैक्ट नहीं होता है। ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, अब देखो इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, चलो सर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अच्छी बात है सर, डिमांड विमांड सब बढ़ेगी, बट जरूरी है क्या वो पॉपुलेशन बैंक को रेफर ही करे? अभी 18 साल से पहले तो नहीं होगा ना कुछ भी। क्लियर है? बट दिस थिंग बेटा देखो, CRR और SLR तब बढ़ेगा ना जब यहाँ पे NDTL बढ़ेगा। अब जितना ज्यादा NDTL रहेगा, मतलब NDTL बढ़ेगा कैसे? कि जब सब लोगों की बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी, और बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी तो CRR SLR NDTL बढ़ेगा, उसी के परसेंटेज में CRR SLR बढ़ेंगे, और उसी के परसेंटेज में यहाँ पे बैंक्स दूसरों को लैंड कर पाएंगे, तो उससे ही मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे रूट कॉज क्या आ जाता है सर? इंक्रीज इन दी बैंकिंग हैबिट ऑफ। चलिए अब यहाँ देखो, सिंपल जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में, कॉज्ड एंड इंक्रीज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, मतलब कि गवर्नमेंट जो है एक्सपेंड कर रही है, मतलब कि क्या होगा सर? जो यहाँ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी तो उसके अंदर क्या होगा? टैक्स को कम लिया जाएगा और एक्सपेंडिचर को ज्यादा किया जाएगा। तो अगर आपसे टैक्स कम लिया जा रहा है तो चीजें सस्ती होंगी, तो आप ज्यादा खरीदोगे। ठीक है, ऑल दो आपके घर के पास से हाईवे निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपके आसपास की जमीनों की रेट बढ़ेंगी, उससे जो है और डिमांड बढ़ेगी। डिमांड की वजह से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा तो उसमें कई लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो इनकम आएगी, और इनकम आएगी तो उससे क्या है? वो खर्चा करेंगे, और खर्चा करेंगे मतलब पैसा आ गया तो वो डिमांड करेंगे ना। तो यहाँ पे एक्सपेंशनरी पॉलिसीज से क्या हो जाता है हमारा? यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। फिर सेम गोज विद द फिस्कल स्टिमुलस, वो भी सेम चीज ही होती है। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है फिस्कल बूस्ट किया जाता है कुछ सेक्टर्स के अंदर टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो सैलरी आएगी, सैलरी आएगी तो डिमांड करोगे। सेम बात है। ठीक है, अब देन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये देखो हायर परचेजिंग पावर, जितनी ज्यादा परचेजिंग पावर अपनी ज्यादा रहती है, ठीक है, जितनी ज्यादा अपनी परचेजिंग पावर हायर रहती है उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या बन जाता है?
उतना ही ज़्यादा हमारे पास बन जाता है बच्चों। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे को कम पैसे खर्च करने पे ज़्यादा सामान मिल रहा है तो मैं अभी ज़्यादा ही लूंगा ना, तो दैट इंक्रीजेज दी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हायर परचेजिंग पावर ऑल्सो प्रोवाइड्स यू दी लेवरेज टू इंक्रीज द डिमांड। क्लियर है। देन इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, जो हमारे डियरलाइंस अलाउंस वगैरह होते हैं वो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, तो दैट थिंग इज ऑल्सो करेक्ट। बट नाउ दिस थिंग, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर लोन 8% से 14% का हो गया तो क्या आप अभी लोन लेना चाहोगे? बोले नहीं सर बिल्कुल नहीं लेंगे। तो कार लोन हो गया है, तो कार लोन अगर महंगा हो गया तो अभी लोग कार खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। कार नहीं खरीदेंगे तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसी भी चीज़ की इकोनॉमी के अंदर भी डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल करेगी। इकोनॉमी के अंदर भी डिमांड क्या करेगी? फॉल करेगी। तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ पे नहीं आता। अब बाय डिफॉल्ट हमें पता है 4 आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा, तो एक बार एलिमिनेशन मेथड लगा लें। सर 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज 1, 2 एंड 4 ओनली। क्लियर है बच्चों? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। If another global financial crisis happens in the near future, which one of the following actions and policies were most likely to give some immunity to India? ठीक है, नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म बोरोइंग फंड्स। बिल्कुल सही बात है कि सर अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है तो जितना भी पैसा है सब कहाँ चला जाता है? सर यूएस के अंदर चला जाता है, यूएस के बॉन्ड मार्केट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ड्यू टू दी, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है यहाँ पे बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन। ठीक है, एज वेल एज यू नो दैट कि यूएस की जो बॉन्ड रेटिंग है दैट इज AAA+। ठीक है, अगर इंडिया की बॉन्ड रेटिंग आपसे पूछी जाए तो बताइए, कमेंट के अंदर बताइए, ठीक है, कि इंडिया की सॉवरेन बॉन्ड रेटिंग कितनी है, कौन सी है? ठीक है, आई विल गिव यू दी 2 हिंट। ठीक है, बी वाली कैटेगरी में है। ठीक है, 3 ही कैटेगरी होती है, सी, बी और ए, और इसके अंदर भी 3 कैटेगरी रहती है, माइनस, नॉर्मल और प्लस। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सी में इनमें से। क्लियर है? तो नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ऑब्वियस सी बात है कि अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ठीक है, फॉरेन बोरोइंग है, मतलब कि वो कभी भी निकाल के जा सकता है, तो अगर उस पर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो सही चीज है। ओपनिंग टू अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, नहीं नहीं, इसको भी अगर हम करते हैं तो फॉरेन बैंक्स भी क्या करेंगे? अपनी एसेट वैल्यूएशन को क्या करेंगे? जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फॉरेन बैंक जितने हमारे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, उससे हमारा जो है एक्सटर्नल फैसिलिटीज हमें बहुत सारी मिल जाएंगी, बट यहाँ पे जो है फॉरेन सिक्योरिटीज का डोमिनेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप 2 तरह की लेके आते हो, एक तो करंट में लेकर आते हो, ठीक है, जिसको कहते हैं पोर्टफोलियोज में, ठीक है, और एक होती है आपकी कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल के अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, एफडीआई लेकर आते हो। ठीक है, एफडीआई लेकर आते हो, और एफडीआई के अंदर आप क्या करते हो, इंफ्रा के अंदर इन्वेस्ट करते हो यहाँ पे। ठीक है, मैनेजमेंट लेके आते हो अपना। ठीक है, तो मैनेजमेंट अगर आप लेके आते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी दे दूँ, मतलब कभी भी आप चाहो तो करंट में कन्वर्ट कर सकते हो, और कभी भी चाहो तो करंट से कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको 100% कर दूँ, ये चीज़ तो मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग्स में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। इट मीन्स इट मेक्स माई इकोनॉमी एट दी नियर मोस्ट अनस्टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा कि नहीं सर, यहाँ पे इसको भी नहीं देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। क्लियर है बच्चों? अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल पूछा है कि इफ यू विड्रॉ 1 लाख रुपीज इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। अब देखो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट कौन सा हो सकता है? सर करंट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है, एट योर बैंक। ठीक है, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई, ठीक है, मतलब कि टोटल मनी सप्लाई की पूछ रहा है, इन द इकोनॉमी विल बी। अब देखो क्या होगा कि अगर 1 लाख रुपए, मान लो ए कोई पर्सन है, ठीक है, ए नाम का कोई पर्सन है, उसने 1 लाख रुपए बैंक से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब अगर इसको विड्रॉ कर लिए तो मान लो ये ए 50,000 रुपये जो है वो बी को दे रहा है। ठीक है, फिर मान लो ए ने बचे हुए 50,000 रुपये वो सी को दे दिए। ठीक है, सी ने वो 50,000 रुपये डी को दे दिए। ठीक है, और डी ने वो 50,000 रुपये कहाँ जमा करा दिए? बैंक में जमा करा दिए। ठीक है, अब ये जो बी का पैसा है वो ई के पास घूम रहा है, 30,000 रुपये। ठीक है, और ई ने जो है वो एफ को दे दिए 15,000 रुपये, और एफ ने जो है उस पैसे को क्या करा दिया? जमा करा दिया। ठीक है,
अब फिर यहाँ पे क्या हुआ, 30 इसको दे दी, ई ने बचे हुए पैसे किसी और को दे दी, तो इस तरह से क्या होगा, ये जो है इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा, इकोनॉमी के अंदर क्या करता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा, ठीक है, एक साइकिल की तरह घूमता रहेगा। तो ओवरऑल जो पैसा है, मनी सप्लाई जो है ओवरऑल, उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जितना पैसा यहाँ पे निकाला जा रहा है उतना ही वो किसी ना किसी और फॉर्म के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, तो इमीडिएटली इट विल नॉट हैव एनी चेंज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू लीव इट अनचेंज, ठीक है। फिर देन यहाँ पे पूछ रहा है द वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो देखो यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस के अंदर यहाँ पे 6 सेगमेंट्स होते हैं, 6 कंपोनेंट्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक का ही कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं गुड्स, और गुड्स के अंदर भी 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे प्राइमरी आर्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, और एनर्जी के आर्टिकल्स रहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर प्राइमरी प्रोडक्ट्स के अंदर फूड आता है, बट यहाँ पे जो यहाँ पे एक जो अकाउंट रहता है आपका, इसके अंदर जो है फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, नियर अबाउट 42.8% रहता है ऑन द स्केल ऑफ 100%, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो है 30% के अराउंड यहाँ पे मिसलेनियस का रहता है, ठीक है। इसके अलावा हाउसिंग, ठीक है, क्लोथिंग, क्लोथिंग हो जाता है, ठीक है, पान, तंबाकू और इंटॉक्सिकेंट्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल 6 कंपोनेंट रहते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज किसकी रहती है, फूड एंड बेवरेजेस की। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, द वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चलो सेकंड स्टेटमेंट को भी अगर मैं देखूँ तो वहां से सीधा हो सकता है, डब्ल्यू पी आई डज नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज, क्योंकि क्या है, ये तो इंक्लूड ही नहीं करता है, डज नॉट इंक्लूड, बट सीपीआई डज। सीपीआई के अंदर जो है क्या है, सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज बोथ होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, गुड्स ओनली। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी मेरा सही हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल देखो, हमसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट, तो करेक्ट के अंदर 3 ओनली नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो एक ऑप्शन में एलिमिनेट करके, आप देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज द की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन टू डिसाइड द चेंजिंग इन की पॉलिसी रेट। नहीं, डब्ल्यूपीआई इज नॉट द की मेजर, इट इज ऑल्सो सीपीआई प्लस अदर सर्वेज, ठीक है। तो एक सर्वे पे डिपेंड नहीं रहता, बहुत सारे सर्वेज रहते हैं जिस पे डिपेंड रहता है, ठीक है। जैसे सीपीआई पे भी रहेगा, ठीक है, प्लस डब्ल्यूपीआई पे भी रहेगा। एक होता है आपका ऑर्डर बुक एंड, ठीक है, इन्वेंट्री एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन सर्वे, वो भी का सर्वे रहता है, इस पे रहता है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैक्टर सेल्स को भी यहाँ पे काउंट किया जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा अदर एनएसओ और एनएसएसओ के जो अदर सर्वेज रहते हैं, उन सबको भी ट्रैक करके यहाँ पे आरबीआई अपनी की पॉलिसी रेट्स को डिसाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डब्ल्यूपीआई इज नॉट द की मेजर, ठीक है, इट इज ऑलवेज दी सीपीआई, ठीक है। सीपीआई को यहाँ पे कंसिडर करता है, तो थर्ड भी गलत हो जाता है, तो यहाँ पे ये बचता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन स्टैंड फॉर 1 and 2 ओनली। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, ठीक है, 2020 की पूछ रहा है कि इनमें से क्या नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि सर एक्सपेंशनिस्ट, मतलब कि एक्सपेंशनिस्ट का मतलब हो गया सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैं क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। एक्सपेंशनिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैं उसको क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दूंगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, मुझे सर मनी की सप्लाई को बढ़ाना है, मनी की सप्लाई बढ़ाऊंगा तो सर लोन जो होंगे वो ज़्यादा उठाए जाएंगे, लोन ज़्यादा उठाए जाएंगे मतलब कि क्या होगा सर, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या होगा बच्चों, एम्प्लॉयमेंट हमारी यहाँ पे बढ़ेगी, और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो सीधी बात है क्या होगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ रही है तो सर डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ रही है तो सर प्राइस भी बढ़ेगी। तो दैट इज योर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो सर कट एंड ऑप्टिमाइज दी एसएलआर। अब देखो मान लो ऐसा है कि 100 रुपये किसी बैंक के एनडीटीएल में पड़ा है, ठीक है। अगर 100 रुपये हम मान लो उसके अंदर मैंने कह दिया कि भैया ऐसा है सीआरआर के अंदर तो रख दो आप ऐसे 3 रुपये, ठीक है, और एसएलआर के अंदर रख दो आप 18 रुपये, तो कितने हो गए सर, 21 रुपये आपने रिजर्व रख लिए, बाकी के 79 रुपीज़ को आप लोन दे सकते हो, ठीक है। तो अब देखो लोन अगर अमाउंट जितना कम है, अमाउंट जितना कम है, इसको ऐसे लगा सकते हो आप कि मान लो अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि मैं आपको जो है 10 रुपये, ठीक है, चलिए 10 रुपये ना करके इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं बच्चों।
चलिए, आई थिंक ये काम नहीं कर रहा बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। अगर मैं आपको 100 रुपीज़ दूँ और मैं कहूँ आपसे मेरे को नहीं पता है, आपको इसमें 10 रुपीज़ मुझे रोज़ इंटरेस्ट देना है, तो आप अगर सामने वाले को दोगे तो बोलोगे ना कि हाँ भाई चलो ठीक है। तो सामने वाले को एटलीस्ट आप कितना लोगे कि सर चलो 7 नहीं करके मैं बोलता हूँ इससे 7 रुपये मेरे को आपको रोज़ देने हैं, तो 3 रुपये तो आप अपना मार्जिन में निकालोगे। तो यहाँ पे कितना होगा, 10 रुपये इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हो, मतलब यहाँ कितनी रेट हो गई, 10%। अब मैं यहाँ कह दूँ कि इसके अंदर आपको जो है ना 20 रुपये बचा के रखना है। अब 80 पे आप मेरे को 10 रुपये आपको कमाने हैं, 10 रुपये आपको इंटरेस्ट किसी भी हालत पे कमाना है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है 80 पे 10 का परसेंटेज लगाओगे आप, तो ओवरऑल ठीक है। तो अगर मैं 80 पे 10 की इंटरेस्ट रेट लगाता हूँ तो ओवरऑल क्या होगा, ये आएगा समवॉट अपना 12.5% के आसपास। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर मैं 10 रुपये की रेट किस पे लगा रहा हूँ, 80 रुपये पे लगा रहा हूँ, तो ये कितनी आएगी, 12.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अब मैं बोल दूंगी नहीं अब आप 30 रुपये रखोगे। ठीक है, तो अगर 30 रुपये आप रखोगे, ठीक है 30 रुपये मैं रख रहा हूँ, तो आप कितना लैंड कर पाओगे, मात्र 70 रुपये। ठीक है, तो अगर आप 70 रुपये लगा रहे हो, 70 रुपये लगाने के बाद आप उस पर कितने कमा रहे हो, 10 रुपये कमा रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल आपके इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, यहाँ देखोगे आप तो ये हो जाता है 14%। ठीक है, तो ओवरऑल अब क्या होगा, यहाँ पे देखो एसएलआर भी तो ऐसा ही है, एसएलआर भी तो ऐसा, अगर मैं इस एसएलआर को क्या कर दूं, कम कर दूं, 10 रुपये कर दूं, तो आपके पास ओवरऑल कितना हो जाएगा कि सर एसएलआर 10 कर दिया है, ये 3 कर दिया है, तो 13 रुपये रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप सर ओवरऑल हम जो है आप 87 रुपीज़ लैंड कर सकते हैं। मतलब कि क्या होगा, अगर जितना ये बढ़ता जाएगा, जितना यहाँ से ये बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट रेट उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा अमाउंट लैंड करने के लिए होगा, ऋण की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतनी इंटरेस्ट रेट कम लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं कट और ऑप्टिमाइज करता हूँ एसएलआर को, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर। फिर इंक्रीज दी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब एमएसएफ क्या होता है, जैसे आपका एक होता है रेपो, रेपो के अंदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म लैंडिंग मिलती है। ठीक है, नियर अबाउट मोर देन 1 डेज, और 1 डेज से यहाँ पे आपको 90 डेज तक का, ठीक है अप टू, उससे ज़्यादा ऐसे कोई एज पर प्रिस्क्राइब लिमिट नहीं होती है, बट अप टू 90 डेज तक आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ठीक है अगर लॉन्ग टर्म का लोन चाहिए तो वो आपको बैंक रेट पे मिलता है। बट व्हाट इफ अगर आपको इमरजेंसी या फिर एक दिन के लिए लोन चाहिए हो, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो एमएसएफ पे आपको जो लोन मिलता है वो थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट पे मिलता है। अगर इसको मैं और बढ़ा दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी, घट थोड़ी ना, यहाँ तो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब कट दी बैंक रेट और रेपो रेट, अगर मैं रेपो रेट और बैंक रेट को कराता हूँ तो बैंक्स मुझसे क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे क्या, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ठीक है ये तो हो गया शॉर्ट टर्म, ये हो गया लॉन्ग टर्म, दोनों के लिए ही लोन ज़्यादा उठाएंगे। ज़्यादा उठाएंगे तो मनी सप्लाई की बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो बैंक लोन ज़्यादा दे पाएंगे, लोन ज़्यादा देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक जो देखो अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, इट इज़ जस्ट अ ड्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पे जो है अपन ने कोशिश की है, ये हमारा पहला ही वीडियो है। आई होप दैट कि थोड़ा सा ये जो कर्सर थोड़ी सी राइटिंग की प्रॉब्लम हुई है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में इंप्रूव करूँ। तब तक आप जो है GS1 को आप यहाँ पे फॉलो कीजिए, थोड़ा सा प्यार आप दिखाइए। ठीक है, हम आगे और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेने वाले हैं, आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन का रंग बदल देता हूँ। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे रोहित सर GSN GK के नाम से मेरा चैनल है, उस पर आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा, PDF वगैरह भी आपको इन सब की वहीं मिल जाएगी। अगर क्वेश्चंस की PDF चाहिए हो तो मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है बच्चों आप यहाँ पे करते रहिए इन चीज़ों को। ठीक है, इसी के साथ इन चीज़ों को भाई फॉलो करते रहिए। ठीक है, चैनल को प्यार देते रहिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एज वेल एज थोड़ा सा जुड़ते रहिए। अब देखो आपको क्या जा रहा है, आपको थोड़ी सी देर 10 से 15 मिनट आपको बस एक बार रिवीजन के लिए तो देखना है। ठीक है, और कमेंट में चीज़ों को एंगेजमेंट बना के रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे खाना खाते खाते या नॉर्मली वॉक करते करते कुछ भी करते हुए 2x पे भी चीज़ें सुन ली तो कुछ नया ही सीख रहे हो। ठीक है, हर दिन आप कुछ नया ही सीख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपन, ठीक है ये ध्यान रखना GS1 चैनल है,
ठीक है। रियल रोहित सर करके मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है, उसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, वहाँ पे भी थोड़े दिन में मैं नई सीरीज लेकर आने वाला हूँ करंट अफेयर के रिगार्डिंग। और यहाँ पे पीडीएफ वगैरह के लिए और दूसरे कंटेंट के लिए, काफ़ी क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे आप रोहित सर GSNGK को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, और ठीक है, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।